हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन यूट्यूब चैनल सबलोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो क्लास 9 का केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, उनमें परमाणु मॉडल को पढ़ना होता है। तो पहला परमाणु मॉडल सर जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़े हैं हम लोग। अब दूसरा पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट दिया करते हैं कि कोई सा भी अगर परमाणु है तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के धनात्मक आवेश होते हैं जो कि प्रोटॉन के नाभिक में स्थित होते हैं। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है ना। अब बात ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे तो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो कंसेप्ट ये है ना कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन आवेश ले लिए और इलेक्ट्रॉन आवेश ले लिए, दोनों को मतलब पास मिलाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्रोटॉन आवेश ले लिए, प्रोटॉन आवेश ले लिए, मतलब धनात्मक आवेश ले लिए, धनात्मक आवेश ले लिए और पास लाते हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समान प्रकार के आवेश है। लेकिन असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जैसे अगर इलेक्ट्रॉन आवेश ऋण आवेश ले लिए, प्रोटॉन पर जो धनात्मक आवेश होता है धन आवेश ले लिए, तो मतलब ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को पास मिलाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट? तो देखिए कि एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में वे एक रेड ऑक्साइड फ्रेम लेते हैं, जहाँ पे अल्फा कण लेते हैं और यहाँ पे सोने की पतली पन्नी लेते हैं। यानी ऐसा सेटअप बनाते हैं। ऐसा सेटअप बनाने के बाद ये अल्फा कण वही होता है जो धनात्मक आवेश होता है। इसमें दो धनात्मक आवेश होते हैं हीलियम परमाणु के। ठीक है, तो यहाँ से वे अल्फा किरण इस सोने की पतली पन्नी पर बौछार करवाते हैं, और बौछार करवाने के बाद वे निष्कर्ष भी निकालते हैं। कुछ तो अल्फा कण बिना विक्षेपित वे सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए, और कुछ यानी लगभग 12,000 में से एक दो अल्फा कण उस सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस चले आए। यानी कुछ ही वापस आए, लगभग एक दो। तो उससे अनुमान लगाए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये सोना है, सोना का पतली पन्नी है, तो उसके अगर, क्योंकि थॉमसन का परमाणु मॉडल यही कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर फंसे हुए हैं, समझ रहे हैं, और प्रोटॉन सारे भाग में है। तो अगर उनके कथन के अनुसार रदरफोर्ड चले तो इनका अल्फा कण जो कि धनात्मक आवेश है, और यहाँ पर भी धनात्मक आवेश था, यही सब जगह धनात्मक आवेश अगर है, तो वे एक दूसरे को पहले ही प्रतिकर्षित करते, लेकिन प्रतिकर्षित कर नहीं रहे हैं, बस एक दो ही कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो इस मारे थॉमसन का परमाणु मॉडल विफल हो गया था, और इनका परमाणु मॉडल कुछ हद तक ठीक था। ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट किए थे, अब एक जो गणना किए थे और धारणा दिए थे थॉमसन की। अब देखो, उनका पहला यही कथन था कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल गए। यानी सोने की पतली पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे सीधे बाहर निकल गए। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है ना कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला है। इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु के जो भीतर है वो उसका अधिकांश भाग खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि अगर सच में सोना है, सोना के अंदर परमाणु, मतलब परमाणु के टुकड़ों से मिलकर बना है सोना, तो परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, तभी तो एक आकर्षित करके उधर विक्षेपित कर दिया। अगर सब जगह अगर धनात्मक आवेश होता तो तुरंत प्रतिकर्षित न कर देता। और दूसरी बात में कहते हैं कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। यानी यहाँ से जब आए तो बहुत कम ही अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, आगे पीछे गए। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है बहुत कम है। यानी जब आए यहाँ से अल्फा कण, यहाँ धनात्मक आवेश है, यहाँ पे बहुत कम, यानी बहुत कम ही अल्फा कण विक्षेपित हुए। यानी उससे निष्कर्ष निकाले कि यहाँ कहीं न कहीं बहुत छोटे टुकड़ों में जरूर धनात्मक आवेश है, जिससे वह टकराकर विक्षेपित हो गया है, प्रतिकर्षित मतलब हो गया है।
तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आए, यानी भाई सोने के बदले पर परमाणु जरूर होंगे, तो बहुत कम ही ऐसे अल्फा कण थे जो परमाणु के मतलब मध्य में गए और मध्य से टकराकर वापस चले आए, यानी जैसे एक किरण जा रही है, जाने के बाद टकराकर वापस आ गई, बहुत कम थे। तो इससे यही निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु का जो संपूर्ण भाग में धनावेश नहीं है, बल्कि कहीं एक केंद्रित में है, नाभिक में है धनात्मक आवेश। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आशा करता हूँ। अब देखिए इनके कुछ मुख्य बिंदु, यही मुख्य बिंदु निकल के आते हैं कि इन्होंने मतलब रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की, उसकी गणना की और नाभिक में गणना की, और ये भी बताया कि जो नाभिक का आकार है वह परमाणु के आकार से बहुत छोटा है। दूसरी बात ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब जब बोल रहे चक्कर लगाते हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग थे, उनसे सवाल करने लगे, अच्छा आप बताओ, अगर वह लगातार चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी तो खत्म हो सकती है, अगर उसकी एनर्जी खत्म होगी तो वो गिर जाएगी, यानी नाभिक में गिर जाएगी, इससे तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में वे गणना नहीं दे सके कि हाँ क्यों ऐसा होता है, क्यों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो इसकी कमियां ये है। और दूसरी कमियां है कि नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को स्पष्ट नहीं करता है, यानी वे बताए कि हाँ चक्कर लगाता है, लेकिन वो ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि चक्कर कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये दो कमियां थी जिसकी स्पष्टता वो नहीं कर पाए। तो आगे एक बोरबरी नामक वैज्ञानिक आते हैं जो परमाणु मॉडल का बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं परमाणु मॉडल, और उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, गारंटी है 100% समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।